नाम सुना है कभी आपने लाइफ स्किल का? लाइफ स्किल जीवन जीने के कौशल, ठीक है। हमारे अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए जिनके द्वारा हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। उन्हीं के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि लाइफ स्किल कौन कौन सी होती है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, क्या होता है लाइफ स्किल, कैसे हम उसका उपयोग करेंगे। देखो लाइफ स्किल क्या है? स्किल रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। लेकिन लाइफ स्किल क्या है? जीवन को जीने की कला। लर्निंग लाइफ स्किल हेल्प अस इन मैनी वेज। इट हेल्प अस इन नंबर 1 मैनेजिंग ऑफ इमोशंस। जब हमें पता है कि हमें ये लाइफ स्किल यूज करनी है, लाइफ स्किल के बारे में हम जान जाएंगे तो हम अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है, घर में बहुत कुछ गड़बड़ हो गई है, मम्मी पापा का झगड़ा हो गया, सिंपल सी बात है, अब मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, तो हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए ताकि मेरा पढ़ाई में मन लग जाए। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो लाइफ स्किल की जब हमें नॉलेज हो जाती है तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का भी हमें मौका मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज। अब ये दिमाग का ही तो गेम है? आज हम अपसेट हैं, 2 दिन बाद लगेगा मैं तो फालतू में अपसेट हो रही थी। ये तो ऐसी कोई बड़ी बात है ही नहीं। नंबर कम आ गए तो क्या हो गया? बहुत कुछ है करने के लिए जिंदगी में, ठीक है। हैज रियलाइजिंग वंस पोटेंशियल। हर बच्चे के अंदर गुण है और हर बच्चे के अंदर अवगुण भी है। हमें जानना है क्या हमारे अवगुण है, क्या हमारे करियर में बाधा डाल रही है, उनको हमें पीछे रखना है और स्ट्रेंथ को हमें बढ़ाना है। स्वॉट एनालिसिस सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। इम्प्रूव सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ एस्टीम। गोल सेटिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप में बहुत बड़ी कला है, डिसीजन मेकिंग अपने आप में बहुत बड़ी कला है। आप अभी 9th में हो, जो बच्चे 9th के हैं उनको 10th में लगेगा मैं फ्यूचर में साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ, क्या लूँ, SOSC में जाऊँ या दूसरे स्कूल में जाऊँ, बहुत सारे पजल होंगे। तो डिसीजन मेकिंग आपके अंदर आनी चाहिए कि मैं कैसे डिसीजन करता हूँ ताकि मुझे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। जो बच्चे 11th में मैं कौन सा करियर दूंगा फ्यूचर में, क्या मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। प्रमोटिंग मेंटल वेलबींग एंड कॉम्पिटेंस इन यंग पीपल। बिल्कुल सही बात है। लाइफ स्किल जब हमें आ जाती है तो हमें कोई भी जीवन में दिक्कतें नहीं आती। बेटा दिक्कत हर एक के जीवन में है। जब आप अपनी मम्मी से बात करोगे, सिस्टर से बात करोगे, मुझसे बात करोगे, तो मैं अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको शेयर करूँगी। आपको लगेगा मैडम की प्रॉब्लम मेरे से ज़्यादा है, मेरी तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो लाइफ स्किल हमें सिखाती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस दुनिया में, ठीक है। तो हमें किसी भी मोड़ पे परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं होना है। 4 लाइफ स्किल्स, 10 लाइफ स्किल्स हैं जिनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सोशल स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स एंड इमोशनल स्किल्स। हर स्किल अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हर स्किल एक दूसरे को जोड़ती है, ठीक है। जैसे सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, कोई मुझे शेयर करेगा? कभी सुना है सेल्फ अवेयरनेस का नाम? क्या होता है, इसके वर्ड से क्या मीनिंग निकल रहा है, कोई बताओ मुझे। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ माने हम, अवेयरनेस मतलब अपने बारे में पता करना। हमें पता होना चाहिए मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है मैं डॉक्टर ही बनूंगा, मैं तो इंजीनियर अच्छा बन सकता हूँ, मेरी तो राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, मैं तो क्रिएटिव राइटर बन सकता हूँ, है ना। तो जब हमें अपने बारे में पता होता है तब हम जो कैरियर ऑप्ट करते हैं उससे हमें जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, या हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है यदि हमें अपनी स्ट्रेंथ पता हो। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, हर एक की अपनी वीकनेसेस है। वीकनेस को हमें पीछे रखना है, स्ट्रेंथ को हमें आगे बढ़ावा देना है। नेक्स्ट अब यदि आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, वो कैसे आती है? जैसे स्वॉट एनालिसिस मैंने बताया, मनन आप करें खुद से, कभी सोचें मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, या लिखिए कॉपी में कि मेरे 5 गुण क्या हैं और मेरे 5 अवगुण क्या है। अपने आप आपका एनालिसिस हो जाएगा, किसी को कुछ लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, खुद से हमें अपने आप का एनालिसिस करना है, तभी सेल्फ अवेयरनेस
हो सकती है। अब जब आपको सेल्फ अवेयर आप हो जाओगे तो ओपन माइंडेड हो जाओगे। माइंडफुल टू योर ओन स्ट्रेंथ, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, अपनी स्ट्रेंथ आपको पता लग जाएगी। फोकस आपका रहेगा, आपको पता है मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर अच्छा बन सकता हूँ। अभी कल मैं देख रही थी, उसमें कहा मैं हैकर हूँ, बच्चा हैकर है बहुत अच्छा, उसने गूगल के उसमें बग निकाला और 10th 11th से वो एक हैकर बन गया। ठीक है, तो पॉजिटिव हैकर बना वो, लेकिन वो नेगेटिव हैकर नहीं बना। नेगेटिव हैकर वो होते हैं जो साइबर क्राइम करते हैं, दूसरों के फोनों से इतना पैसे चुरा लिए हैं, लेकिन वो पॉजिटिव हैकर बना, उसने बैंक के हैक्स निकाले, उसने गूगल के हैक्स निकाले। तो जब आपका डिसाइड हो जाता है, सेल्फ अवेयर हो जाते हो, तो आपका फोकस रहता है अपने काम पे। ठीक है, सेट बाउंड्रीज, आपकी बाउंड्रीज भी पता होंगी कि भाई कोई भी हम काम करते हैं उसकी हमारी बाउंड्री होती है। इवन हम किसी से बात भी करते हैं तो हम अपनी बाउंड्री सेट करते हैं कि भाई ये मेरी बाउंड्री है, मुझे इससे इतनी बात करनी है, लिमिटेड। ठीक है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, हर एक से बात करते वक्त बाउंड्री आपकी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो आपकी बाउंड्री सेट हो जाएंगी। नो योर इमोशनल ट्रिगर, यदि आपको कहीं ट्रिगर हो रहा है, इमोशंस को इम्बैलेंस कर पा रहे हो, इमीडिएट आपको पता लग जाएगा नहीं यार मुझे कंट्रोल करना है अपने आप को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अभी आप 9th और 11th के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। सपोज करो ये एज ऐसी है कि हमें अट्रैक्शन होता है दूसरे सेक्स के प्रति, दूसरे लड़का लड़कियों के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति, लेकिन आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो जाएगा जब आप अवेयर होगे कि मेरे को तो ये मेरा करियर है, ये तो जस्ट अट्रैक्शन है, ये कोई अभी प्यार व्यार नहीं है, शादी की अभी उम्र नहीं है। वो होगा जब आप जॉब में जाओगे, जब आप मैच्योर हो जाओगे। ठीक है, तो इमोशनली ट्रिगर आपको पता लग जाएंगे। या आपके नंबर कम आए, अब आप रो के बैठे हो, कल दूसरा एग्जाम है, तो आप उस वक्त अपने आप को बैलेंस कर पाओगे कि भाई नहीं ये रोने का समय नहीं है, तो कल का पेपर भी खराब हो जाएगा, रोऊंगा तो या रोऊंगी तो है, टप टप आंसू बहाने का समय नहीं है, कल के पेपर की तैयारी करो ताकि बैलेंस हो जाए। नंबर 1 में कम आए तो ठीक है, दूसरे में ज्यादा आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आप इमोशनली ट्रिगर्स आपको पता लग पाएंगे। एम्ब्रेस योर इंट्यूशन, हर व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन होती है, हमें अंदर से जब हम आप इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से इंट्यूशन को पावर को बढ़ावा मिलता है कि हाँ ये होने वाला है, ये हो सकता है, तो उससे भी आपको, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन, जो जरूरी है लाइफ के लिए। कंसीडर हाउ योर एक्शन अफेक्ट अदर, कई बार हम कुछ भी बोल देते हैं, हमारे फ्रेंड को बुरा लग गया, तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, मैं उसकी इमोशंस को हर्ट तो नहीं कर रहा। अब कई बार बच्चों में आदत होती है उसका खाना निकाला खा लिया, अब रोज आप खा रहे हो, दूसरे बच्चों को लग रहा है मैं बुली हो रहा हूँ, आपको खुद से पता ही नहीं कि मैं उसको बुली कर रहा हूँ, है ना। तो जब आपको अपने बारे में पता होगा तब आप जो है अपने आपको पहचान पाओगे ये मेरे एक्शन दूसरे को बैड इफेक्ट कर रहे हैं, ये मेरे एक्शन दूसरे को अच्छा इफेक्ट कर रहे हैं। एपोलाइज व्हेन नेसेसरी एंड आस्क फॉर फीडबैक, तब आप दूसरे से अपना फीडबैक भी ले सकते हो, मैंने ये किया, क्या ठीक किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट एम्पैथी, दूसरा क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोशल लाइफ स्किल के बारे में। 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था लाइफ स्किल्स को, सोशल स्किल्स। ठीक है, अभी हम सोशल स्किल्स के बारे में बात करें। पहला था आपका कौन सा था, सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है, प्लीज शेयर मी, व्हाट इज एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी दो वर्ड होते हैं, कभी सुना सिंपैथी, सुना है? सिंपैथी क्या होता है, सिंपैथी क्या होता है, मैम किसी पर दया करना, किसी पर दया करना। और एम्पैथी मींस, बैठ जाओ शाबाश, एम्पैथी मींस, हाँ बोलो बेटा, जो दूसरा फील कर रहा है वैसा फील करना। वेरी गुड, क्लैपिंग। जो दूसरा उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख के देखना, ठीक है, तो ये एम्पैथी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी लाइफ स्किल है। नेक्स्ट, अब ये सिंपैथी और एम्पैथी हमने समझ लिया कि एम्पैथी का मतलब वो फील कर रहा है तो ठीक है, हाँ भाई शाबाश, कोई बात नहीं, फेल हो गया तो कोई नहीं। लेकिन एम्पैथी का मतलब नहीं, मेहनत करो मेरे साथ, मैं तुम्हें एग्जाम के लिए तैयारी कराऊंगा, कि मैं हो जाता फेल तो मुझे कैसा लगता।
ठीक है, कोई तो हो मेरे लिए। नेक्स्ट है हमारा बेटा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इस लाइन से बताएगा मुझे। अभी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैम बोलने का तरीका। बोलने का तरीका, हम जो भी बात कहें वो दूसरे को, सामने वाले को समझ आ जाए जो हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें यदि बात कर रही हूँ, क्लास ले रही हूँ आपकी, यदि आपको समझ ही नहीं आ रही तो मेरी क्लास लेना बेकार है। या आपको कुछ मुझसे पूछना है, मुझे समझ ही नहीं आया तो आपका क्वेश्चन तो बेकार है। मैं आपको नहीं समझा पा रही, मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है। आप मम्मी से बात कह रहे हो और मम्मी समझ ही नहीं पा रही आपकी प्रॉब्लम, तो आपस में क्या होगा? रिलेशन में टकराव होगा नहीं होगा? तो इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। उसका मतलब है जो हम बात कहें, जो हम सोच रहे हैं, वो सामने वाले को समझ में आ जाए। इस तरीके का हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये भी एक लाइफ स्किल है, नोट कर लेना कॉपी में। अब यदि आप ये सीख जाओगे तो क्या होगा? हेल्प लर्न मोर फ्रॉम टीचर्स। आप टीचर्स की हेल्प ले पाओगे, आप पेरेंट्स की हेल्प ले पाओगे, दूसरों के साथ फ्रेंडली आपके रिलेशंस होंगे, कैरियर डेवलपमेंट में आपको हेल्प मिलेगी। आप सपोज एक तो ये कोई बातचीत वाली बात, कैरियर डेवलपमेंट की हम बात करें, यदि आप गूगल में सर्च कर रहे हो कुछ भी, तो जो आपके दिमाग में होगा तो वही तो सर्च कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा? 2 घंटे लगा दोगे, फायदा कुछ नहीं होगा। आजकल एआई का जमाना है, आपने मेटा में या चैट जीपीटी में डाला कुछ, उसके साथ भी तो कम्युनिकेशन, उसको कमांड ठीक दोगे, है ना? तभी तो वो आपको जवाब देगा। नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी आप एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा इससे आप सीख सकते हो। चैट जीपीटी में डाल के देखना जो आप बोल रहे हो, क्या आपको जवाब सही मिल रहा है? यदि सही मिल रहा है तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। ठीक, एनहांसमेंट इन टीम वर्क। अब टीम वर्क है, हम आपको कोई भी काम देते हैं, जब तक आप टीम को कम्युनिकेट नहीं करोगे, आपके अंदर ये स्किल नहीं होगी, तो आपको टीम की हेल्प कैसे मिलेगी? और आप कहोगे मेरी तो सारी टीम निकम्मी है, कुछ काम ही नहीं करती है। बोलो, है ना? ठीक है। और यदि आपको पता है कि भाई इससे मैं ये काम ले सकता हूँ, इससे मैं ये काम ले सकता हूँ, इससे हम ये काम करा सकते हैं, और अपनी बात क्लियर बोलोगे, भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तो आपको टीम की हेल्प मिलेगी। हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी? तो आपको लगेगा कि भाई मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, इसका मतलब ठीक है। नेक्स्ट है डेवलप प्रोफेशनलिज्म इन स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑन सोशल नेटवर्किंग एंड मेमोरी एनहांसमेंट। यदि आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके अंदर ये लाइफ स्किल डेवलप हो जाती है तो इससे आपको ये सारे फायदे होंगे। छोटे छोटे एग्जांपल्स हम इस क्लास में शेयर करें। डिटेल में एक्टिविटी शिखा मैम को सौंप के जाऊंगी, वो आपको कराएंगी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगे कि किस तरह से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, क्या उसका रोल है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो उसके लिए हमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? जैसा अभी हमने डिस्कस किया, क्लियर मैसेज आना चाहिए, करेक्ट मैसेज आना चाहिए सामने वाले के पास, तभी तो वो आपको जवाब दे पाएगा। यदि मैसेज करेक्ट ही नहीं गया, अब आप रो रहे हो, आपको ये नहीं पता खाने में क्या बनाना है, मम्मी ने पूछा क्या बनाऊं, कुछ भी अच्छा सा बना दो। अब कुछ भी अच्छा सा तो कोई मतलब नहीं है ना, आप बताओगे ना मुझे पिज्जा खाना है, मुझे पास्ता खाना है, मुझे मैगी खानी है, बोलो। तो दिस इज करेक्ट मैसेज एंड क्लियर मैसेज आपका होना चाहिए। अब टीचर से आपने कह दिया कि मेरे को समझ नहीं आया चैप्टर, अब चैप्टर समझ नहीं आया या ये चीज समझ नहीं आई, क्लियर मैसेज दोगी ना टीचर को कि इस वाले चैप्टर में मुझे ये चीज समझ नहीं आई, तो वो मैडम उसको रिपीट कर देगी, बोलो। तो उससे क्या होगा? आपके लिए हेल्पफुल होगी टीचर। अब आप कह रहे हो चैप्टर ही समझ में नहीं आया मैडम, कुछ सब सिर से उतर गया, अब मैडम को खुद ही नहीं समझ में नहीं आ पा रहा कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, क्या सब बेटा ये समझाऊं, नहीं ये तो आ गया, ये समझाऊं, नहीं ये भी आ गया। तो क्लियर एंड करेक्ट मैसेज सामने वाले को जाना चाहिए, तभी आप उसकी हेल्प ले पाओगे। कंप्लीट मैसेज जाना चाहिए, प्रेसाइज मैसेज जाना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, कम शब्दों में, लिमिटेड शब्दों में बिल्कुल क्लियर मैसेज यदि आप करोगे तो आपको जवाब भी सही मिलेगा और आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो आप दूसरों की हेल्प ले पाओगे। अब आगे थिंक ये हमने की थी कौन सी स्किल्स? सोशल स्किल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी थिंकिंग स्किल। मैंने कहा था 10 कोर लाइफ स्किल्स हैं जो कि WHO ने बताई हैं।
देखो अब आते हैं थिंकिंग स्किल। थिंकिंग स्किल क्या है? वो कॉग्निटिव प्रोसीजर दैट यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम, मेक डिफरेंट डिसीजन, आस्किंग क्वेश्चन, मेकिंग प्लान, ऑर्गेनाइजिंग एंड क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे उस पर। अब यदि थिंकिंग स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो उससे क्या होगा? आप फोकस होगे, आपकी रिमेम्बरिंग मेमोरी अच्छी होगी, गैदरिंग इंफॉर्मेशन आप गैदर कर पाओगे, ऑर्गेनाइज कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे एंड इंटीग्रेट कर पाओगे। यदि आपकी थिंकिंग स्किल ठीक नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर नहीं है, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, तो क्या होगा? गूगल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखी पड़ी है ना? अब कहाँ कहाँ ढूंढोगे? बोलो, कितना दिन लगाओगे? अदरवाइज लिमिटेड टाइम में आप जो है बहुत अच्छा काम कर पाओगे। आपको अभी मैं बता दूं, 15 दिन के अंदर हमने ग्रुप डेवलप किया केस स्टडीज के, ओनली 15 डेज के अंदर। किस लिए? क्योंकि थिंकिंग स्किल्स है हमारी। ठीक है, तो कम समय में अच्छा काम आप कर पाओगे, अपनी पढ़ाई में इसको यूज कर पाओगे। क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है भाई? क्रिटिकल जैसा शब्द से हमें पता लग रहा है, क्रिटिकल। क्रिटिकल थिंकिंग बोलो, सोच विचार के काम करना, क्रिटिकली उसको सोचना, क्या सही है क्या गलत। क्रिटिकल मीन्स आलोचनात्मक, कि ये सही है ये गलत है, उसके बारे में सोचना। दिस रेफर्स द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेशन। मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए ये सही है, ये मेरे काम की कितनी लिखूं मैं, अब उसी में से काम निकाल लूँ, नहीं तो टू मच इंफॉर्मेशन भी बहुत गड़बड़ होती है। ठीक है, इट इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग स्किल। यदि क्रिटिकल थिंकिंग मेरे अंदर है तो डिसीजन मेकिंग में मुझे हेल्प मिलेगी, नहीं तो क्या होगा? मैं परेशान ही रहूंगा, पजल ही रहूंगा। देखा ना, बहुत ब्रिलियंट बच्चा कई बार सोचता ही रहता है, हर वक्त हौच-पौच रहता है, उसको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, उसका IQ लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर ये स्किल्स नहीं है। एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमें, यदि हमारे अंदर ये स्किल है तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बच्चा जिसको लग रहा है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दुनिया में, एक बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, नंबर भी अच्छे ला रहा है, 99% ला रहा है, फिर भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। डिपेंड स्किल्स, लाइफ स्किल्स कैसी है उसके अंदर। ठीक है, डिफाइन रिसर्च स्किल्स, इम्प्रूव क्रिएटिविटी एंड स्टिमुलेट्स क्यूरियोसिटी। हर एक के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जब आपके अंदर ये स्किल्स है तो आप अपनी क्यूरियोसिटी को शांत कर सकते हो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग हर एक में नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग हर एक में होती है, क्रिएटिव थिंकिंग कम लोगों में होती है, लेकिन हम इन लाइफ स्किल्स को जो है इनबिल्ट होती है कुछ, और कुछ हम इनको प्रैक्टिस से एनहांस कर सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब इमेजिनेशन, रिस्क टेकिंग। हर व्यक्ति शेयर में पैसा नहीं लगा सकता, हर व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं बन सकता, जिसके अंदर रिस्क होगा वो बिजनेसमैन बन सकता है। ठीक है ना? ओपन माइंडेडनेस, अडेप्टेबिलिटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एलोटेटिंग, ये सारी क्रिएटिव थिंकिंग में आती है कि क्रिएटिव सोचना है ना। जैसे मेरे दिमाग में उपज आई, हम ये काम करते हैं, क्यों ना हम बना लें, क्यों ना हम रिसर्च कर लें, है ना। अभी आज एक एग्जाम होना है प्रखर का, मेरे दिमाग में चल रहा है मैं इस पर रिसर्च करूँगी, क्यों बच्चा अपने लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिएटिव थिंकिंग की कुछ अलग सोचना दूसरे लोगों से। ठीक है, अब यदि ये आपके अंदर आ जाती है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेटरल थिंकिंग, माइंड मैपिंग आप कर पाओगे। माइंड मैपिंग क्या होता है? माइंड मैपिंग क्या होता है? हाँ बोलो मैम। किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जब हम उसकी सॉल्यूशन को एक सीरीज में लगा लेंगे तो उसे माइंड मैप, दैट इज माइंड मैपिंग। वेरी गुड। जैसे कोई एग्जांपल देगा मुझे इसका, छोटा सा एग्जांपल दो, कोई एक सिचुएशन लो। हाँ मैम कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है हमें अगर स्कूल से रिलेटेड, तो हमें उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसमें क्या क्या हमें चीज़ें डालनी है, ये सब माइंड मैप में आएगी। ये सब माइंड मैप में आएगा। ठीक है, जैसे यदि हम आपके एग्जाम के रिजल्ट को लें, हर बच्चे का टारगेट डिफरेंट है, किसी का 60% है, किसी का 99% है, 100% है ना, डिफरेंट है। हर एक अपना स्वॉट एनालिसिस करेगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीक पॉइंट क्या है, ये मेरा गोल है। अब उस गोल को प्राप्त करने
क्या क्या करना है, दैट इज माइंड मैपिंग। मेंटली हमें तैयार हो जाना ताकि हमें दिक्कत फ्यूचर में ना हो। अब इस माइंड मैप में सारी स्किल आ गई, क्रिएटिव थिंकिंग भी आ गई, क्रिटिकल भी आ गई, सेल्फ एनालिसिस भी आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ गई, डिसीजन मेकिंग भी आ गई, सारे आ गए। तो एक लाइफ स्किल काम नहीं करती, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में सारी लाइफ स्किल्स काम करती हैं, आपस में सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हाँ, डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन को लेना भी आना चाहिए ताकि सही समय पे हम सही डिसीजन ले सकें। जैसा मैंने अभी एक बताया कि एक बच्चा है, मानो उसको अट्रैक्शन हो गया किसी से भी, अब वो उसी में ही पड़ गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी सब कुछ, तो क्या उसका ये डिसीजन सही है? इस एज में हो सकता है 10 साल बाद वो डिसीजन सही हो, है ना। तो एप्रोप्रिएट डिसीजन लेना, सही समय पे सही डिसीजन लेना, ये भी एक लाइफ स्किल है, जो कि कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी, माइंड मैपिंग से आएगी, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस से आएगी, ठीक है। अब जब डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? मेकिंग चॉइस बाय आइडेंटिफाइंग डिसीजन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म। सपोज करो छोटा सा, मेरे को जो है ड्राइंग में बहुत अच्छा कुछ करना है, मैंने ये प्लान किया, मैं इंजीनियरिंग डॉक्टर सब बनते हैं, लेकिन मैं तो एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। अब उसके लिए मैंने नेट खोला, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मिली मुझे कि एनिमेशन का कोर्स कर लो, मास मीडिया का कर लो, जर्नलिज्म का कर लो, फोटोग्राफी का कर लो, कॉलेज ऑफ आर्ट से कर लो, मिली नहीं मिली। अब मैंने उसमें से सेलेक्ट किया, सिलेक्शन आ गया, फिर मैंने हेल्प भी ली, अपने काउंसलर से ली, टीचर से ली, पेरेंट्स से ली, जो इस लाइन में उनसे ली, आजकल मेंटर नेट पे भी होते हैं, उनसे भी वो हेल्प हमें मिल जाती है, ठीक है। फिर हमने डिसीजन किया मैं ये कोर्स यहाँ से करूँगी, कॉलेज ऑफ आर्ट से या एरिना से हम मास मीडिया करेंगे। अब उसमें भी डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं कि आपको फोटोग्राफर बनना है, या आपको मूर्ति कलाकार बनना है, या आपको राइटिंग वाला बनना है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, वहाँ भी फिर डिसीजन मेकिंग आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल रास्ता बेटा हमारा क्लियर होना चाहिए, माइंड मैप क्लियर होना चाहिए, इसमें सारी लाइफ स्किल्स आपको यूज करनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हम कर पाएंगे, आइडेंटिफाई डिसीजन टू बी मेड, गैदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई अवेलेबल ऑप्शंस, इवैल्यूएट एविडेंस, चूज अमंग अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट द चूजन अल्टरनेटिव एंड एनालिसिस द रिजल्ट। जब आपके अंदर रिजल्ट स्किल होगी, ये प्रोसेस इसमें बताया है कि ये प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे और सही डिसीजन लेंगे तो हमें जीवन के किसी भी मोड़ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, अब पावर मॉडल है, यदि हम डिसीजन मेकिंग वाली की बात करते हैं, P फॉर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, O थिंक ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास है, जैसे मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, मैं अभी 11th में हूँ, आप कौन सी स्ट्रीम किया बेटा? 11th वाले बच्चे बायोलॉजी की है, ठीक है। आप बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, बायोलॉजी से बायोकेमिस्ट्री में भी जा सकते हो, आप मेडिकल में भी जा सकते हो, आप फार्मासिस्ट भी बन सकते हो, नर्सिंग में भी जा सकते हो, टू मच ऑप्शन आ गया। एंड लुक एट द गुड थिंग एंड वेयर दैम अगेन द बैड थिंग। हमें देखना है कौन सा ऑप्शन हर कुछ गुड है और हर कुछ बैड है, हमें देखना है मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्या अच्छे से कर सकता हूँ, उसको हम वेटेज देंगे। E फॉर चूज द बेस्ट ऑप्शन, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्या मार्केट में डिमांड है, किस में जॉब्स है अच्छी, ये भी तो देखना है। ये थोड़ी कि मेरी फ्रेंड ने नीट किया मैं भी नीट कर लूँ, अब मेरे अंदर तो कैपेसिटी नहीं है नीट करने की, मेरे पेरेंट्स के अंदर तो पैसा ही नहीं है नीट के लिए, ये भी चीज़ें तो देखनी है, बैकग्राउंड मम्मी पापा का क्या है। R for think about your decision and reflect on the decision you have taken। फिर हमें डिसीजन लेना है कि 3 ऑप्शन हमें कैरियर की जब हम बात करते हैं, 3 ऑप्शन हम रखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये है, मेरी थर्ड प्रेफरेंस ये है, ताकि किसी भी मोड़ पे मुझे कोई स्ट्रेस ना हो। ये है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस हमारी क्या है, उसके बाद हम सोचेंगे। जैसे अभी मैं बताऊं, कोई बच्चा बताएगा 5 अपने स्ट्रेंथ बताओ, 5 की चलो 2 स्ट्रेंथ बताओ अपनी, कोई भी बताए कि ये मेरी 2 स्ट्रेंथ है, बताओ। कोई भी 2 स्ट्रेंथ हो सकती है आपकी, जैसे मैथ्स अच्छा हो सकता है, बोलने में अच्छे हो सकते हो, राइटिंग अच्छी हो सकती है, मम्मी के साथ रिलेशन अच्छे हैं उसमें अच्छे हो सकते हो, बताओ। स्वॉट एनालिसिस करा रही हूँ मैं आपका, आप बोलो बेटा अपनी 2 स्ट्रेंथ बोलो। हाँ 2 स्ट्रेंथ बोलो, क्या क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ है?
राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, शाबाश, और इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है। अब यदि इसी में आप अपना करियर बनाओगे तो अच्छा कर लोगे, अच्छा कर लोगे नहीं, ठीक है। तो दिस इज स्वॉट एनालिसिस कि मेरे में ये स्ट्रेंथ है, मुझे इसमें ही आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है? हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम का समाधान क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन मेरे पास है, कैसे मैं करूं ताकि जो है इसका समाधान हो पाए। जैसे एक एग्जांपल आपको शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का, क्योंकि हम बच्चों के साथ डील करते, 27 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। एक बार एक 10th का बच्चा था, उसके घर में बहुत पिटाई हुई, जम के पिटाई हुई। अब क्यों ये बाद में बताऊंगी। वो आया स्कूल में और उसने दोस्तों के साथ शेयर किया कि मेरी बहुत पिटाई हुई है, मेरे पर चोरी का इल्जाम लगाया है मेरे मम्मी पापा ने, और मैंने चोरी नहीं की और मैं अब घर नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब पूछने का ठीक है मत जा मेरे साथ चलना, पूछने का पार्क में बैठ जियो मत जा। एक बच्चे ने उसको कहा मैडम से बात कर, तो बच्चा मेरे पास आया कि मैडम मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है रूम में बैठो, मैं अभी आती हूँ, फिर हम बात करेंगे। जब उससे बात की उसने यही शेयर किया कि मैंने चोरी नहीं की, मेरे घर में बहुत पिटाई हुई है और मेरे को घर नहीं जाना। फिर मैंने बात की, उसकी परमिशन लेके मैंने उसके ब्रदर को बुलाया। उसने मुझे बताया कि वो उस वक्त, यहाँ से 15 साल पहले की बात है, तब नया नया नेट आया था, 10 रुपये में 5 रुपये में 1 घंटे के लिए इंटरनेट अवेलेबल होता था, और 5 रुपये 10 रुपये उसको बहुत बड़ी बात थी। वो बच्चा बड़ी उम्र की लेडी के साथ चैटिंग करता था, जिसकी वजह से चैटिंग में उसको पैसे चाहिए थे। कोई ये चैटिंग कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, लेकिन पैसे चाहिए, उसने चोरी की, पैसे चाहिए उसको, मजा नहीं आ रहा उससे चैटिंग करने में, घंटों बात कर रहा है वो। तो जब चोरी की वो गलत हो गया, फिर उसकी काउंसलिंग की गई, उसके पेरेंट्स को भी समझाया गया ये सॉल्यूशन है। तो आज वो बच्चा, उसका भी सेंट जेवियर्स में उसका इंग्लिश ऑनर पे एडमिशन अपने सही रास्ते पे आया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब प्रॉब्लम हमारे सामने, हमें पता होना चाहिए उसका सॉल्यूशन। यदि वो मेरे पास नहीं आया होता तो शायद कोई गलत लाइन कर देता उसको, वो बच्चा बिगड़ जाता। जब उसका 12th के बाद एडमिशन हुआ तब मैंने बैठ के बोला थैंक यू मैडम, आपकी वजह से मैं आज बन गई, ठीक है। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। हमें पता होना चाहिए कैसे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही हो सकता है, मुझे क्या अप्रोच लेनी है। वो आपकी माँ भी हो सकती है, शेयर कर सकती हो, वो आपका भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हो। जैसे छोटी सी प्रॉब्लम है, नंबर कम आए, रो रहे हो, अब ये तो अप्रोच ठीक नहीं है ना रोना, दूसरे पेपर की मेहनत करना, ठीक है। दोस्त ने इकट्ठी कर दी, फ्रेंड ने, लड़कियों में ज़्यादा होता है, उसने इकट्ठी कर दिया, वो पूरे दिन परेशान है, लड़की मेरी फ्रेंड ने इकट्ठी कर दी, क्या हो गया, कल बात भी हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का सॉल्यूशन नहीं है। अब है इमोशनल स्किल, ये थी थिंकिंग स्किल, इमोशनल स्किल, दो स्किल्स और है। कोपिंग विद स्ट्रेस एंड कोपिंग विद इमोशंस। हमें पता होना चाहिए स्ट्रेस के साथ हमें कैसे कोप करना है। हर मोड पे स्ट्रेस होता है, कोई ना कोई मोड ऐसा होता है जिसमें हमें स्ट्रेस होता है, तो हमें पता होना चाहिए यदि हमें स्ट्रेस हो रहा है कैसे हम उसको डील करें, ताकि जो है हमें किसी भी मोड पे स्ट्रेस ना हो या हम उससे इमीडिएट कोप अप हो पाए। अब हाउ इम्पैक्ट ऑफ वर्सेस हाउ स्ट्रेस इम्पैक्ट, जैसे मैंने बताया है। अब जैसे स्ट्रेस होगा तो स्लीप कम हो जाएगी, हमारी भूख नहीं लगेगी, लेकिन ये तो सोल्यूशन नहीं है ना जिंदगी जीने का। जिंदगी जीने के लिए हमें पता होना चाहिए यदि स्ट्रेस हो रहा है तो कैसे हम उसको कोप कर सकते हैं। मूड चेंज हो जाता है, एक्साइटमेंट होता है, शॉर्टनेस इन बैक, चेस्ट पेन होता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने बताए, मैडम लेंगे स्ट्रेस के ऊपर, फिर आपका लेना सकते हैं। इमोशंस मतलब हमारा मूड अपसेट हो रहा है, कैसे हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक लाइफ स्किल है, ये भी हमें
जरूरी है, ये नहीं कि पूरे दिन पढ़ रहे हो, है ना, आधा घंटा पढ़, लेकिन हर चीज़ की बाउंड्री होनी चाहिए ताकि हम अपने इमोशंस से वो कोप कर सकें। तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज एंड बिहेवियर रेस्पॉन्सेज। जब इमोशंस हमारे अपसेट होते हैं तो ये सारा हमारे उसमें बॉडी चेंज होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज भी होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज भी होते हैं, सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो फिजिकल हेल्थ ठीक रखने के लिए एज वेल एज मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए हमें इमोशंस और स्ट्रेस के साथ कोप करना आना चाहिए। थोड़ा सा एग्जाम्पल शेयर करते हैं। माइंडफुलनेस का हम करें, 2 मिनट के लिए माइंडफुलनेस करेंगे, आराम से बैठ जाए, बिल्कुल आराम से बैठ जाए, सीधे आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लें, एक और गहरी सांस लें, उसको छोड़ें, सांसों पे ध्यान दें, जो भी मन में विचार आ रहे हैं वो आगे छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। बैठने की स्थिति में गति सजग हो जाए और धीरे से अपनी आंखें खोलें। कैसा लगा? केवल 1 मिनट में लगने है ना। एवरीडे 2 मिनट का 5 मिनट का माइंडफुलनेस आपको बहुत हेल्पफुल करेगा ये सारी स्किल्स अपने अंदर लाना करें। ठीक है, अब एक छोटा सा म्यूजिक वाला एग्जाम्पल देते हैं। सभी हम लोग इस पे चुन सकते हैं जहाँ पे भी आपको